सभी को नमस्कार मित्रों, बटनेर आईएएस की यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल यानी कि पिछली वीडियो में मित्रों हमने देखा था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, संविधान संशोधन कैसे होते हैं, संविधान संशोधन की शक्ति किसमें निहित है, संविधान में कितने तरीके से संशोधन हो सकता है, उन सब मुद्दों पे हमने चर्चा की थी। और आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। हालांकि लगभग 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, हम सभी को तो खैर पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है उनके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। तो चलो मित्रों, हम शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करते हैं प्रथम संविधान संशोधन। इस लेसन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी आप सब लोगों के लिए। बटनेर आईएएस ऐप पर हमारे ये तमाम क्वालिटी कोर्सेज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स, सीसेट 2021 का कंप्लीट कोर्स और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट कोर्स हमारे प्रीमियम कोर्सेज हैं। बाकी के कोर्सेज आप यहां पर देख पा रहे हैं। यहां पर हम बात करने वाले हैं सीसेट 2021 के कोर्स के बारे में। इसका प्राइस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है, क्या क्या कुछ आपको मिलने वाला है सीसेट 2021 के कोर्स के तहत। तो दोस्तों, ये जो कोर्स है इसके अंदर आपको 110 रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलरेडी ये वीडियोस रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, पीडीएफ्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी मौजूद है। और ये जो कोर्स है ये बाइलिंगुअल कोर्स है। स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले हो रहे हैं, इसलिए किसी भी लैंग्वेज के एस्पिरेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे दोस्तों, इसके अंदर कंटेंट्स क्या क्या है, तो कंटेंट्स देख लीजिए। 120 घंटे से ज्यादा का कंटेंट यहां पर मौजूद है। सीसेट के पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। मैथ्स और रीजनिंग ये कवर की है अमन शर्मा सर ने, जो कि इस वक्त सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टेड हैं। इनके अलावा कॉम्प्रिहेंशन को भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग कवर किया है। अमन शर्मा सर फिलहाल डाउट क्लियरेंस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो जो भी लोग सीसेट का कोर्स परचेज करेंगे उन लोगों को हमारे स्पेशल सीसेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, और अगर उनको कहीं पर कोई डाउट होता है तो उस डाउट का क्लियरेंस अमन शर्मा सर के द्वारा किया जाएगा। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, क्या कुछ आप लोगों को मिल रहा है और सीसेट कोर्स के अंदर वो भी आप देख लीजिए। यहां पर आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सीसेट के मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। 5 सीसेट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे। हिंदी में अलग से ये सीसेट मॉक टेस्ट रहेंगे और इंग्लिश में अलग से ये टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। तो किसी भी माध्यम के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या कुछ कवर कर रहे हैं, क्या कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। मैथ्स में ये तमाम टॉपिक हमने कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कर तमाम टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स मैथ्स के अंदर कवर किए गए हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के अंदर कवर किए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से सभी टॉपिक्स को देखिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है। और इस तरह से कुछ हम करते हैं। ऊपर इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है, साथ ही वही क्वेश्चन हिंदी में भी रहता है। विंडो में यहां पर आपको अपने टीचर मिलते हैं और साइड में क्वेश्चन को हल किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ हम ये कवरेज देते हैं। और इसी तरह से दोस्तों, जो कॉम्प्रिहेंशन है जिसको हिंदी में बोधगम्यता कहते हैं, उसको भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया गया है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस तो हमने अलग अलग बनाई हैं, हिंदी की वीडियो अलग और इंग्लिश की वीडियो अलग। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और अंत में इसका प्राइस आप देख लीजिए दोस्तों। ओरिजिनल प्राइस आप देख पा रहे हैं 1800 रुपए लगभग है, लेकिन प्रेजेंट इफेक्टिव प्राइस जो है वो 799 है, यानी कि 800 रुपए से कम में आप इस कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। और हमारा यह दावा है कि पूरे भारत में यह सबसे अफोर्डेबल क्वालिटी सीसेट कोर्स है। तो ये तमाम जानकारियां आपको इस कोर्स के बारे में दी गई हैं, और ये जो कोर्स है ये आपको हमारी ऐप पर मिलने वाला है, बटनेर आईएएस ऐप, जिसको कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लैपटॉप पर भी हमारा ये कोर्स देख सकते हैं, हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि आपको पहले जानकारी दी गई है, यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। www.batnerias.com पर जाकर आप लैपटॉप पर भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, और ये कोर्स मोबाइल पर आपको केवल हमारी ऐप में मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।
प्रथम संविधान संशोधन जो था 1951 में हुआ था। अब देखते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए। देखिए मित्रों, हमने जब बेसिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने बात की थी कि जब सरकार ने ये प्रयास किया कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि पड़ी है उनसे कुछ भूमि छीन कर, अधिग्रहण कर, उसके इक्वली टुकड़े करके गरीबों को बांट दी जाए, ऐसा सरकार ने प्रयास किया था, हमने देखा भी था। लेकिन जैसे ही सरकार ने प्रयास किया तो सबसे बड़ी जो अड़चन थी, सबसे बड़ी जो वादा थी वो थे फंडामेंटल राइट्स। तो सरकार ने उस अड़चन को, उस वादा को दूर करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पारित किया था और हम देखते हैं कि उसके द्वारा क्या क्या प्रावधान किए गए थे। मित्रों, दो बातें थी। एक तो क्या करना था, संपत्ति का अधिग्रहण कर संपत्ति की समानता लानी थी, यानी कि उसको हम आर्थिक न्याय कह सकते हैं, स्थापित करना था। और दूसरा क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में सभी को बराबर के अधिकार मिलें, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको कुछ संरक्षण देकर बाकी लोगों के बराबर लाया जाए, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाया जाए, ये भी प्रयास था। यानी कि सामाजिक न्याय की बात हम करेंगे तो पहले संविधान संशोधन में दो ही चीज़ों पर अपने को ध्यान देना है, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। पहले हम देखेंगे सरकार ने आर्थिक न्याय के लिए क्या क्या प्रावधान किए, फिर हम देखेंगे सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या प्रावधान किए। तो आर्थिक न्याय के लिए जैसे हमने पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं शब्द को, भूमि सुधार कानून बनाए गए विभिन्न राज्यों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, लेकिन लागू जब करते थे तो फंडामेंटल राइट्स आड़े आते थे। तो सरकार ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पारित करके अनुच्छेद 31 में दो आर्टिकल जोड़ दिए, 31A और 31B। 31A में लिख दिया कि अगर लैंड रिफॉर्म कानूनों को लागू करते हुए, लैंड रिफॉर्म कानूनों को लागू करते हुए अनुच्छेद 31 या हम यूँ कहें कि बाकी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि भूमि अधिग्रहण को या भूमि अधिग्रहण कानूनों को लागू करते हुए या भूमि सुधार कानूनों को लागू करते हुए अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये लिखा गया था 31A में। 31B के तहत 9th शेड्यूल को जोड़ा गया हमारे संविधान में और 9th शेड्यूल में भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख किया गया और लिखा गया कि अगर कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई कानून का निर्माण करके उसको 9th शेड्यूल में अगर रख देती है तो उस कानून को या उस कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यानी इस आधार पर उस कानून को अवैध करार नहीं किया जा सकता कि वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। यानी दोनों ही आर्टिकल्स में लगभग बात सेम है, बट इसमें यह लिखा गया है कि जब लैंड रिफॉर्म्स कानूनों को लागू करेंगे और वो कानून लागू करते हुए अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सहन करना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। और 9th शेड्यूल में ये लिख दिया गया कि 9th शेड्यूल में लिखे गए कानूनों को कोर्ट के समक्ष नहीं ले जा सकते और कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकेगा। ये तो हो गया था संपत्ति की समानता या आर्थिक न्याय। दूसरा सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय के लिए हमने बात कर रखी थी कि आर्टिकल 15 है, उसमें 3 क्लॉज थे, उसमें चौथा क्लॉज जोड़ दिया गया और इसके द्वारा प्रावधान कर दिया गया कि जो समाज के गरीब लोग हैं, जो गरीब वर्ग है, जातियां जनजातियां हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनके लिए राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकता है और अगर ये विशेष प्रावधान करते हुए किसी अन्य वर्ग विशेष के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट नहीं जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 15(4) के तहत जो दबे हुए लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, उनको संरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन किसी भी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि विभेदात्मक संरक्षण था, विभेद नहीं किया गया था, ये सिर्फ संरक्षण दिया गया था ताकि हम उनको बराबर ला सकें। क्योंकि अनुच्छेद 15 किसकी बात करता है? समानता की। और समानता लाने के लिए हम क्या करेंगे? मान लो एक व्यक्ति है, एक वर्ग है, उसने बहुत अधिक प्रगति कर रखी है, उसकी सामाजिक स्थिति बड़ी अच्छी है, और एक वर्ग है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना होगा? इसको ऊपर उठाना होगा और इसको ऊपर उठाने के लिए इस पर थोड़ा सा अतिरिक्त भार देना पड़ेगा ताकि बराबर आ जाए, तभी समानता स्थापित होगी। और यही समानता स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। तो ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसके बाद मित्रों दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम
1956। हम देखेंगे 7वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए। मित्रों, 7वें संविधान संशोधन से पहले जो हमारे राज्य थे उनकी 4 श्रेणी बना रखी थी। उनको ए वर्ग, बी वर्ग, सी और डी, ये 4 कैटेगरी में बांटा गया था। ए प्रकार के राज्य, बी प्रकार के राज्य, सी प्रकार के राज्य, डी प्रकार के राज्य, या उनको कै, ख, घ और घ भी कह सकते हैं हम। हिंदी वाले कै, ख, घ, घ, और जो इंग्लिश मीडियम है वो ए, बी, सी, डी, इस तरीके से लिखा गया था हमारे संविधान में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल संविधान में कितने प्रकार के राज्यों का उल्लेख था, तो 4 प्रकार के थे। लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा आपको पता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था इसके बाद, और उसके बाद हमारे जो राज्य थे या हमारे जो प्रदेश थे उनके 2 भाग कर दिए गए। एक हो गया राज्य और दूसरे हो गए केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यों के ए, बी, सी, डी जो बंटवारा था राज्य का, जो संवर्ग थे, इनको समाप्त करके राज्य और केंद्र शासित कब बनाए गए, तो ये बनाए गए मित्रों 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। और इसके द्वारा जो राज्य पूछे गए तो कितने बनाए गए थे, 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे मित्रों, 6। और अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि राज्य कितने हैं, तो राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं मित्रों, 8। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 1956 में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। दूसरा, इसी संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जॉइंट हाई कोर्ट हो सकता है। उसमें 2 राज्य हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। अधिकतम कितने राज्य होंगे इसका कोई उल्लेख हमें करने की जरूरत नहीं है। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये प्रावधान कब किया गया मित्रों, 7वां संविधान संशोधन। हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 214, जो ये उल्लेखित करता है कि प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन ऐसा शायद संभव नहीं था कि प्रत्येक राज्य का अपना हाई कोर्ट हो, तो इस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया आर्टिकल 214 में कि संसद चाहे तो कानून बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था कर सकती है। तीसरा, इसी संविधान संशोधन द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि जो संघ शासित प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके लिए भी किसी हाई कोर्ट का विस्तार किया जा सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि संघ शासित प्रदेशों का अपना हाई कोर्ट हो पर्सनल। सरकार चाहे तो, मान लीजिए कि राज्य है, इसका अपना हाई कोर्ट है और इसके टच में ये मान लेते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन तीनों को इसी हाई कोर्ट के अंडर कवर कर सकते हैं। यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए किसी भी हाई कोर्ट का, जो भी उनके नज़दीक हाई कोर्ट है, उसका विस्तार किया जा सकता है या किया जाएगा। ये प्रावधान भी कब किया गया मित्रों, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन हुआ है अभी 2019 में, उससे पहले दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका स्वयं का हाई कोर्ट था। लेकिन चूंकि अभी जम्मू कश्मीर भी है, तो जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है। इसी संविधान संशोधन द्वारा हाई कोर्ट में यह भी प्रावधान किया गया कि अगर सरकार उचित समझे तो हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश और दूसरा है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकती है। अतिरिक्त न्यायाधीश का मतलब एडिशनल जज और कार्यकारी का मतलब एक्टिंग जज, यानी कि एडिशनल जज और एक्टिंग जज की नियुक्ति हो सकती है हाई कोर्ट में। यह प्रावधान कब किया गया, 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 7वां संविधान संशोधन में 4 ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। नंबर 1, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया और 2 प्रकार के क्षेत्र बनाए गए, राज्य और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश। इससे पहले जो ABCD जो विभाजन था उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा इसमें किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तीसरा, जो संघ शासित क्षेत्र हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनके लिए किसी अन्य हाई कोर्ट का विस्तार किया जा सकता है। और चौथा कि हाई कोर्ट में एडिशनल जज और एक्टिंग जज की नियुक्ति हो सकती है। ये प्रावधान किए गए थे 7वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है मित्रों 11वां संविधान संशोधन 1961।
इसमें दो ही प्रावधान हैं और दोनों ही थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो क्या है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए पहले क्या होता था कि संसद की जॉइंट सीटिंग होती थी, संसद का संयुक्त बैठक हम कह सकते हैं, संयुक्त बैठक होती थी और उसमें उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता था, उपराष्ट्रपति का चयन होता था। लेकिन जो 11वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। हमने उपराष्ट्रपति को पढ़ रखा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, जिसमें निर्वाचित भी भाग लेते हैं, मनोनीत भी भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा में भाग नहीं लेती है, यानी कि 543 लोकसभा के प्लस 245 राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। मैंने यहाँ पे 543 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन जो थे उनका रिजर्वेशन अभी हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? वो है 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया कि जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, अब उनका अगर चुनाव हो रहा है और उनके चुनाव के समय उनके जो निर्वाचक मंडल में से कोई सीट रिक्त है, या तो उनका चुनाव हो नहीं रखा या उनका किसी तरीके से सीट खाली हो गई, निधन हो गया, त्यागपत्र दे दिया, हटा दिया, कुछ भी हो, तो इस आधार पर इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई वो 1 सीट खाली थी, 2 सीट खाली थी, 10 सीट खाली थी, 50 सीट खाली थी। ऐसा भी हो सकता है कि निर्वाचक मंडल में से 50 सीटें खाली हो, तो हम इस आधार पर इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि इतनी सीटें खाली थी, इसके बाद भी चुनाव कैसे हो गया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित अवधि को होगा, चाहे उस समय कितनी ही सीटें रिक्त हैं। मैंने आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल निर्वाचन विधि में बताया था कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उसके लिए तारीख फिक्स हो गई है और उसी दौरान अगर लोकसभा भंग हो जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव होकर रहेगा। लोकसभा भंग हो गई और मान लेते हैं कि 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों की विधानसभा भंग हो गई, मान लेते हैं एक बार के लिए, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होकर रहेगा। अकेली राज्यसभा ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा सकती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करा सकती है। तो यानी 1 सीट है, चाहे 2 सीट है, चाहे 50 सीटें हैं, चाहे 100 सीटें हैं, अगर रिक्त हैं तो इस आधार पर इसके चुनाव को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान किया गया था 11वें संविधान संशोधन द्वारा 1961 में। नेक्स्ट है मित्रों 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। इसके द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए हम देखते हैं। पहला देखते हैं, इस संविधान संशोधन द्वारा जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट एज पहले 60 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया मित्रों? 62 वर्ष। अभी वर्तमान में सभी हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीश, चाहे वो वहाँ के चीफ जज हैं, चाहे अन्य जज हैं, चाहे कार्यकारी जज हैं, कोई भी हैं, उनके लिए रिटायरमेंट एज कितनी है मित्रों? 62 वर्ष। और सुप्रीम कोर्ट के लिए अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के लिए रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 वर्ष। तो अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि मूल संविधान में हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी थी, तो वो थी मित्रों 60 वर्ष और वर्तमान में कितनी है? 62 वर्ष। और ये 62 वर्ष कब किया गया? ये किया गया 15वां संविधान संशोधन द्वारा 1963 में। पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें है कि मान लेते हैं कि हाई कोर्ट है और उस हाई कोर्ट में 62 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही कोई जज रिटायर हो गया, तो ये संविधान संशोधन ये प्रावधान करता है कि अगर कार्यकारी यानी कि एक्टिंग जज के रूप में अगर उनकी नियुक्ति करनी है तो उसी हाई कोर्ट में हो सकती है, चाहे उसकी आयु 62 वर्ष कंप्लीट हो ही गई है। शब्दों को समझना, कार्यकारी जज एक्टिंग जज होता है कि जो जज ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, लेकिन हाई कोर्ट में घनपूर्ति या कोरम पूरा करने के लिए या मामलों की संख्या बढ़ गई है, उनको निपटाने के लिए हमें अतिरिक्त न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तो 15वां संविधान संशोधन ये प्रावधान करता है कि हम एक्टिंग जज के रूप में उसी हाई कोर्ट के किसी रिटायर जज को नियुक्त कर सकते हैं।
और 15वां संविधान संशोधन ये भी प्रावधान करता है कि अगर किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण होता है और इस स्थानांतरण के कारण उसको जो भी नुकसान हुआ है, उसकी जो आर्थिक उसका नुकसान हुआ है, जो उसके वेतन रुका है या उसके भत्ते रुके हैं, तो सरकार कानून बनाकर उसके इस नुकसान की क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन देगी, क्षतिपूर्ति करेगी। क्या बताया मैंने? नंबर 1, हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी कर दी गई? 62 वर्ष। पहले कितनी थी? 60 वर्ष। दूसरा, हाई कोर्ट में रिटायर हो चुके जज की नियुक्ति हो सकती है उसी हाई कोर्ट में, चाहे उसकी आयु फिर 62 वर्ष से अधिक ही क्यों न हो। और तीसरा, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जब स्थानांतरण होता है तो इस दौरान जो भी आर्थिक नुकसान उस न्यायाधीश को हुआ है, सरकार कानून बनाकर उसके इस आर्थिक नुकसान की भरपाई करेगी, क्षतिपूर्ति देगी। नेक्स्ट है मित्रों 16वां संविधान संशोधन। और 16वां संविधान संशोधन भी 1963 में पारित हुआ। इसमें एक चीज है, इस संविधान संशोधन द्वारा जो हमारी तीसरी अनुसूची है, 3rd शेड्यूल, उसमें संशोधन किया गया। तीसरी अनुसूची में उल्लेख है शपथ के प्रारूप, यानी कि जो विभिन्न संवैधानिक अधिकारी हैं उनकी शपथ का प्रारूप क्या होगा, वो क्या शपथ लेते हैं, उनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। 16वें संविधान संशोधन द्वारा तीसरी अनुसूची में जितनी भी प्रकार की शपथ का उल्लेख है, वैसे शपथ के 3 प्रारूप हैं। पहली है संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ, जो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल शपथ लेते हैं। दूसरी है पद व गोपनीयता की शपथ, जो सभी मंत्रीगण शपथ लेते हैं। और शेष जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी बच गए, वे संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा इसमें 2 शब्द जोड़ दिए गए, एक संप्रभुता, सॉवरेंटी, और दूसरा अखंडता। यानी कि अब तीनों प्रकार के शपथ के प्रारूप हैं, उनमें देश की संप्रभुता और देश की एकता, अखंडता की भी शपथ लेनी पड़ेगी। ये प्रावधान कर दिया गया 16वें संविधान संशोधन द्वारा। यानी कि जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, 3 प्रकार की शपथ है, वो शपथ तो रहेगी, वो शपथ तो लेनी ही पड़ेगी। इसके साथ उनको देश की एकता की, अखंडता की और संप्रभुता की रक्षा की शपथ भी लेनी पड़ेगी। ये प्रावधान किया गया। उसके बाद है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके द्वारा जो प्रावधान किए गए वो हम देखते हैं। पहला इसमें ये प्रावधान किया गया कि संसद फंडामेंटल राइट सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, चाहे वो प्रस्तावना है, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स है या अन्य कोई भी भाग है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है। संसद में ये शक्ति निहित रहेगी। और दूसरा प्रावधान किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं, यानी कि जो संविधान संशोधन है, आपको आइडिया होगा कि जो संविधान संशोधन होते हैं वो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाते हैं। और राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये प्रावधान था। इसमें कर दिया गया कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है, अगर संसद के दोनों सदन उसको उचित बहुमत से पारित करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति देना, अपना असेंट देना बाध्य होगा, अनिवार्य होगा। यानी राष्ट्रपति जी उस संविधान संशोधन अधिनियम को वापस नहीं भेज सकते या इनकार नहीं कर सकते, उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। ये प्रावधान किया गया 24वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको थोड़ा सीमित किया गया। अगर आपसे प्रश्न आज आपके सामने आ जाए कि संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत सीमित किया गया, तो उत्तर होगा 25वां संविधान संशोधन। और अगर प्रश्न ये आता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में कब समाप्त किया गया, तब उसका उत्तर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। तो थोड़ा सा शब्दों को समझना है। यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, हटाया नहीं गया है। सीमित क्या किया गया था, इसमें लिखा था कि अगर राज्य 39B और C को लागू कर रहा है, यानी कि आर्थिक न्याय या आर्थिक समानता का प्रयास कर रहा है, और उस दौरान अगर किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
यानी कि आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए अगर किसी व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट से संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकेगा। ये प्रावधान किया गया 25वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 में। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, संपत्ति के अधिकार को हटाया नहीं गया था। नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, और इसमें एक ही बात है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके द्वारा जो राजाओं को प्रिवी पर्स के रूप में एक राशि मिल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रिवी पर्स को कब समाप्त किया गया? अगर वो सन पूछता है तो 1971, और किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया तो उसका उत्तर होगा 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। अगला है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। इसमें जो लोकसभा की सीटें थी वो बढ़ाई गई, 525 थी लोकसभा की सीटें, उनको बढ़ाकर कितना किया गया? 545। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है। वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 545 या यूँ कहें कि 543 हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 104वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थी, जो आरक्षण था, वो समाप्त कर दिया गया है। तो हम 543 सीटें ही लिखेंगे। ये 543 सीटें या 545 सीटें वाला प्रावधान जो था वो कब किया गया था? वो किया गया था 31वां संविधान संशोधन द्वारा 1972 में। अगला है 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, और इसके द्वारा एक ही प्रावधान है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम जो राज्य था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, भारत संघ में इसको शामिल किया गया। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि जब हम अनुच्छेद 2 पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 3 पढ़ रहे थे, अनुच्छेद 4 पढ़ रहे थे, तो हमने लगातार ये पढ़ा था कि अगर किसी बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल करना है तो उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कि सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए 36वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया। तो ऐसा कैसे? दरअसल बात यह है कि हमारे संविधान में लिखा गया है कि किसी बाहरी क्षेत्र को भारत संघ में शामिल किया जाएगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मामला थोड़ा उलझा हुआ है। हमने सिक्किम को पहले सहराज्य बनाया था, सहराज्य। सिक्किम को सीधा ही पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था, पहले सिक्किम को सहराज्य बनाया गया, और सहराज्य से पूर्ण राज्य बनाने के लिए हमने संविधान संशोधन किया, और वो संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन। यानी कि हमने बाहरी क्षेत्र को अर्जित नहीं किया था। 36वें संविधान संशोधन के तहत हमने हमारे एक सहराज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, इसलिए संविधान संशोधन करना पड़ा। अगर सिक्किम को सीधा भारत में शामिल करते तो उसके लिए किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ये पढ़ते हैं। इसमें क्या है? पहला जो प्रावधान है कि इसमें राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेगा उसको अंतिम और निर्णायक निर्णय ही माना जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में एक बहुत बड़ी शक्ति दे दी। और अगर फाइनली देखें तो ये शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में नहीं थी, ये शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में थी। क्योंकि राष्ट्रपति, मैंने आपको बता रखा है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में संविधान में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि उनको स्वयं विवेक की शक्ति प्राप्त है, और राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करता है। 1975 तक आते आते इंदिरा गांधी ने काफ़ी सारे ऐसे काम किए थे, जैसे हमने पढ़ा था 24वां संविधान संशोधन, जिसमें गोलकनाथ केस को पलट दिया था। 25वें संविधान संशोधन के तहत बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण का रास्ता साफ कर लिया था। 26वें संविधान संशोधन द्वारा राजाओं का प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया था। उधर राजनारायण के केस में हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैधानिक घोषित करने के लिए मामला आया हुआ था। काफ़ी सारा माहौल इंदिरा गांधी के खिलाफ बना हुआ था। तो इंदिरा गांधी को आवश्यकता थी कि उसकी स्थिति थोड़ी मजबूत हो, और अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए उसने राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां सौंप दी, जिसमें पहला था कि राष्ट्रपति
अगर आपातकाल की घोषणा करते हैं तो वो उनकी शक्ति, वो उनका निर्णय अंतिम होगा, निर्णायक होगा, उसको अनंतर कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। दूसरा इसमें कह दिया कि जो राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, अगर वे किसी भी प्रकार का अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, तो उनको भी किसी भी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी फाइनली इंदिरा गांधी ने ये सारे प्रावधान करके अपनी स्थिति को मजबूत किया था, उसका स्वयं का इसमें संरक्षण था। राष्ट्रपति जब चाहे आपातकालीन शक्ति का प्रयोग तो कर नहीं सकते, वे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करेंगे, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कौन है? स्वयं इंदिरा गांधी। तो अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी शक्तियों का मिसयूज भी किया था। राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति को भी असीमित कर दिया कि अगर अध्यादेश जारी हो गया है, ऑर्डिनेंस जारी हो गया है, तो उसको किसी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तीसरा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को जब कभी ऐसा लगे कि ऐसा माहौल बना हुआ है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जानी चाहिए, तो कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के बाहरी युद्ध की बात हो या फिर आंतरिक अशांति की बात हो या अन्य कोई वजह हो। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगेगा कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जानी चाहिए तो वो कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया 38वें संविधान संशोधन द्वारा। मैं दोबारा से दोहरा दूं, क्या क्या प्रावधान थे। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, उसमें राष्ट्रपति ने जो भी निर्णय लिया है कि आपातकाल लगाना है या कितने समय तक लगाना है, कैसे भी, वो शक्ति उसकी अंतिम शक्ति है, उसका निर्णय वो बिल्कुल निर्णायक है, उसको किसी भी आधार पर आगे चैलेंज नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को भी असीमित बना दिया, क्योंकि उनको भी किसी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और तीसरा, जब कभी भी राष्ट्रपति को लगे कि देश में माहौल ठीक नहीं है, युद्ध जैसी स्थिति है या अशांति है या युद्ध होने की संभावना है, तो ऐसे इस आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट है 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, और आज की क्लास का ये अंतिम संविधान संशोधन हम पढ़ रहे हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और लोकसभा स्पीकर है, इनके चुनाव को किसी भी आधार पर अवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि आपको बता दूं कि जब 1971 के चुनावों में 352 सीटों के साथ इंदिरा गांधी की शानदार विजय हुई थी, तो रायबरेली से इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे राजनारायण, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, जिसमें इंदिरा गांधी लगभग 1 लाख वोटों से जीती, राजनारायण जी पराजित हुए। तो उन्होंने इंदिरा गांधी के चुनाव में ये कहा कि कुछ धांधली हुई है, सरकारी मशीनरी का मिसयूज हुआ है, और इस आधार पर इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो इंदिरा गांधी को अब आवश्यकता थी कि वो खुद की प्रोटेक्शन करे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने 39वां संविधान संशोधन पारित करवाया संसद से और लिख दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर का अगर चुनाव है, उस चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, या इनसे संबंधित अगर कोई अन्य भी विवाद है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। और दूसरा, इसी संविधान संशोधन के तहत जो 9th शेड्यूल है, उसमें कुछ केंद्रीय सरकार के अधिनियमों को भी शामिल किया गया। अब तक हालांकि इसमें मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिनियमों को ही शामिल करते रहे थे, लेकिन 39वां संविधान संशोधन के तहत कुछ केंद्रीय अधिनियमों को भी 9th शेड्यूल में डाला गया, उसमें इसका उल्लेख किया गया। तो मित्रों, इसके साथ ही आप आज अपनी यहाँ ये जो क्लास थी वो कंप्लीट होती है। कल हम 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।